एक गांव में ध्रुव नाम का एक गवाला रहता था। उसके पास 3 गाय थीं। वह हर रोज अपनी गायों को चारा खिलाने के लिए जंगल में लेकर जाता था। उसकी 2 छोटी जुड़वा बेटियां थीं, जो अभी चलना भी नहीं सीखी थीं। वो दोनों बिल्कुल एक समान दिखती थीं। उसके माता पिता और गायों के सिवा कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था कि कौन सिया है और कौन रिया है। प्रभा को उससे 2 बेटियां थीं। यह बात उसे चुभती थी और वह ध्रुव के साथ हमेशा झगड़ती रहती थी। भगवान ने हमें 2 बेटियां दी, इसकी जगह 2 बेटे दिए होते। मुझे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। क्यों कोसती रहती हो? पूरा दिन इन बेचारियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्रभा गुस्से में बोली। बिगाड़ा है, मेरे सपनों पर पानी फेर दिया है। मुझे बेटा चाहिए था और आ गई ये दोनों। पूरा दिन मेरा सिर खा जाती है। आप किसी एक को अपने साथ ले जाओ, मैं दोनों को नहीं रखने वाली। एक दिन प्रभा को अपने बीमार पिता की खबर लेने मायके जाना था। सुनते हो, मैं कल रिया को अपने साथ लेकर जाती हूँ। 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। हाँ प्रभा, तुम निश्चित होकर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। प्रभा ताने मारते हुए बोली। हाँ, मुझे सब पता है। आप तो यही चाहते हैं ना कि कब मुझसे छुटकारा मिले। अरे, तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मत जाओ। तुम तो यही चाहते हो कि मैं पूरा दिन तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों के पीछे लगी रहूं, लेकिन मैं जा रही हूँ। अपना और सिया का ध्यान रखना। अगले दिन प्रभा सुबह जल्दी उठी, अपने सारे काम निपटाए और रिया को लेकर मायके चली गई। इधर ध्रुव ने सोचा, आज जल्दी से सब काम निपटाकर सिया को खाना खिलाकर तैयार कर देता हूँ। फिर वह अपनी 3 गायों और सिया को लेकर जंगल में चारा चराने चला गया। जंगल में पहुंचकर ध्रुव सिया को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और गायों को चारा खाने के लिए छोड़ दिया। सुबह जल्दी उठने के कारण ठंडी हवा में उसकी आंख लग गई। इतने में सिया खेलते खेलते काफी दूर निकल गई। गायों ने देखा कि ध्रुव सो रहा है और सिया दूर जा रही है। गौरी बोली, सुनो बहनों, चलो जल्दी, हम सब सिया के पास चलते हैं, वरना जंगल में कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है। गौरी और दूसरी गायें सिया के पीछे गईं। उन्होंने देखा कि एक बड़ा भयानक राक्षस सिया के पास खड़ा था। राक्षस बोला, वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। बहुत दिनों बाद किसी इंसान का भोजन मिलेगा। पहले इसे अपनी गुफा में ले चलता हूँ। जैसे ही वह सिया को पकड़ने आगे बढ़ा, गौरी और दूसरी गायों ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारकर भगा दिया। राक्षस भागते हुए बोला, आज तो जा रहा हूँ, लेकिन कल पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। दूसरे दिन भी वह सिया को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी नाकामयाब होता है। भागते भागते चिल्लाता है, अरे बस करो, कितना मारोगी? मेरी सारी हड्डियां तोड़ दी तुमने। अगर फिर वापस आया तो जिंदा नहीं जाने देंगे। राक्षस वहां से भाग गया। तीसरे दिन सुबह ध्रुव फिर सिया को लेकर गायों को चारा खिलाने जंगल गया। वह कुछ देर तक सिया के साथ खेलता रहा। तभी अचानक जोरदार तूफान आ गया। तूफान इतना भयानक था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ध्रुव चिल्लाया, गौरी, तुम सब कहाँ हो? सिया, मेरी बच्ची। उसने अपने हाथों से सिया को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। जब तूफान थोड़ा शांत हुआ तो ध्रुव ने चारों ओर देखा। मेरी बच्ची सिया कहाँ गई? और गौरी और दूसरी गायें भी नहीं दिख रहीं। भगवान सबकी रक्षा करना।
ध्रुव घंटों तक आसपास सभी जगह देखा लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। वह निराश होकर घर वापस आया। उसने देखा तो उसकी 2 गाय वापस आ गई थी, लेकिन गौरी और उसकी बेटी सिया नहीं थी। लेकिन तुम्हारे साथ गौरी और सिया नहीं आई। हम भी कब से वही सोच के दुखी हो रहे हैं कि वह दोनों कहाँ होंगे। उस तरफ प्रभा अपने मायके से आते समय उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं रिया को जंगल में ही छोड़ दूं। क्या करो, कुछ समझ नहीं आता। घर वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, और यह छोटी सिया को मैं कैसे संभालूंगी। वह बहुत निराश हो गई थी। वह एक सुरक्षित जगह पर सिया को लेकर गई और उसके साथ वहीं रहने लगी। पास में एक बड़ा नगर था। उसका राजा धर्मराज बहुत उदार और दयालु राजा था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी रानी रोभा देवी लोगों की बातें सुनकर थक गई थी कि उन्हें कोई संतान नहीं है। महाराज, कब तक हम ऐसे निस्संतान रहेंगे? क्या हम कोई बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं? आप आज ही कोई बच्चे को गोद लेने के बारे में सोचो, ताकि हम यह लोगों के रोज के तानों से मुक्त हो जाए। तुम ठीक कहती हो महारानी, मैं आज ही निकलता हूं, और जब तक मैं कोई बच्चा गोद लेने के लिए नहीं ढूंढ लूंगा तब तक वापस राजमहल नहीं आऊंगा। महारानी, तब तक आप राजमहल और प्रजा का ध्यान रखना। लेकिन महाराज, आप अपना ख्याल रखिएगा। आप निश्चित रहिए महारानी, मैं जल्दी वापस आऊंगा। महाराज महारानी को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए बच्चों की खोज में काफी दूर निकल गए। अचानक उन्होंने देखा कि एक सुनसान जगह पर एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। जिस दिशा से आवाज आ रही थी वे उस ओर बढ़े। थोड़ी देर बाद वे वहां पहुंचे और जो देखा उससे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि एक गाय छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी। जैसे ही महाराज उनके पास गए, गौरी को लगा कि यह कोई अच्छा इंसान है। गौरी गाय ने महाराज को सब बताया कि तूफान की वजह से वह अपने घर वालों से बिछड़ गई है और उसे घर जाने का रास्ता नहीं पता। फिर उसने महाराज से पूछा, लेकिन आप कौन हैं? महाराज ने गौरी को अपने बारे में सब बताया और बोले, गाय माता, अगर आप स्वीकृति दे तो मैं इस बच्ची और आपको अपने साथ राजमहल ले जाना चाहता हूं। मैं इस बच्ची को अपनी पुत्री की तरह रखूंगा, इसे राजकुमारी बनाऊंगा, आपको भी पूरे सम्मान के साथ महल में रखूंगा। यह सुनकर गौरी गाय की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बोली, महाराज, आज भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है, वरना मैं इस बच्ची को कितने दिन तक संभाल पाती। मुझे आपका फैसला मंजूर है। महाराज खुशी से भर गए और सिया को अपनी गोद में उठा लिया। फिर गौरी और सिया को लेकर राजमहल की ओर चल पड़े। जब वे महल के पास पहुंचे तो महारानी प्रभा उनकी राह देख रही थीं। जैसे ही उन्होंने महाराज को आते देखा, वे दौड़कर आईं। महाराज, आप आ गए, और आपके साथ यह बच्ची और गाय माता। महारानी, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं सब बताता हूं। महाराज ने सिपाहियों को बुलाकर गौरी गाय के रहने और खाने पीने का उत्तम प्रबंध करने का आदेश दिया और कहा, आज से यह हमारे परिवार का सदस्य है, इनका विशेष ध्यान रखा जाए। फिर वे सिया को लेकर महारानी प्रभा के साथ अपने कक्ष में आए और बोले, महारानी, लो, यह तुम्हारी पुत्री सिया, आज से यह हमारी है। मैंने तुम्हें वचन दिया था ना, समझो भगवान ने ही इसे हमारे पास भेज दिया। लेकिन महाराज, यह बच्ची आपको कहाँ मिली? तब महाराज ने पूरी घटना बताई कि कैसे उन्हें निर्जन स्थान पर यह बच्ची और गौरी गाय मिली। देखते ही देखते सिया बड़ी हो गई। आसपास के सभी राज्यों में उसकी सुंदरता के चर्चे होने लगे। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही संस्कारी और दयालु भी थी। वह हर रोज गौरी गाय से मिलने जाती थी और उसे घास खिलाती। हर हफ्ते राजकुमारी सिया राज्य भ्रमण पर जाती और सबका हाल चाल पूछती। किसी को कोई तकलीफ हो तो तुरंत उसकी मदद करती। लोग कहते, हम नसीब वाले हैं कि हमें ऐसी राजकुमारी मिली है।
एक दिन सिया गौरी गाय के पास गई और बोली, माता, आज मैं आपके लिए खास लड्डू लेकर आई हूँ। जीती रहो मेरी बच्ची, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। भगवान तुम्हें संसार की सारी खुशियां दे। ऐसा कहकर गौरी गाय सोच में पड़ गई। पता नहीं ध्रुव और प्रभा का इसके बिना क्या हाल हुआ होगा। रिया भी अब बड़ी हो गई होगी। भगवान जाने बेटी सिया अपने असली माता पिता और बहन से कभी मिल पाएगी या नहीं। चलो मैया, मैं नगर भ्रमण के लिए जा रही हूँ। बेटी, आज मेरा भी घूमने का मन है। बहुत दिनों से हरे भरे खेत देखने की इच्छा हो रही है। मुझे भी साथ ले चलो। ठीक है मैया, चलो। सिया अपने खास घोड़े पर बैठी और गौरी गाय को साथ लेकर निकल पड़ी। चलते चलते वे बहुत दूर एक जंगल के पास पहुंच गए। यह देखकर गौरी गाय बहुत खुश हो गई। कितनी सुंदर जगह है यह। मैं थोड़ी देर में आती हूँ बेटी, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। हाँ मैया, लेकिन आप जल्दी आना। मैं पेड़ के नीचे थोड़ी बहुत देर आराम करती हूँ। सिया पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी और गौरी गाय टहलने निकल गई। उधर अरे, आज मेरी सिया होती तो वह बिल्कुल रिया जितनी होती। कितनी अच्छी लगती दोनों की जोड़ी, सिया और रिया। हे भगवान, मेरी सिया जहां भी हो उसे खुश रखना और मेरी गौरी को भी सलामत रखना। क्या हुआ पिताजी, आप कुछ उदास लग रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, बताइए ना। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारी गौरी गाय थी ना, जब उसकी याद आती है तो मन भर आता है। वह तुम्हें बहुत प्यार करती थी और तुम्हारे साथ खेलती भी थी। ध्रुव हमेशा गौरी की बात करके रिया के सवालों को टाल देता थी। उसने कभी रिया को नहीं बताया था कि उसकी एक जुड़वा बहन भी थी। एक दिन रिया के मामा आए और उसकी माँ से बोले, बहन, क्या मैं कुछ दिनों के लिए रिया को अपने साथ ले जाऊं? मैं क्या कहूँ? रिया जाने और उसके बापू जाने। पता नहीं दोनों बाप बेटी पूरे दिन कहाँ घूमते रहते हैं। इतने में ध्रुव और रिया जंगल से गायों को लेकर आ गए। लो, देखो, यह दोनों आ गए। अब तुम खुद ही पूछ लो जीजा जी, मैं रिया को अपने साथ हमारे नगर में थोड़े दिनों के लिए ले जाऊं? नहीं, मैं रिया को नहीं भेज सकता। पिताजी, मुझे मामा के घर जाने दीजिए ना। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ और अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। जीजा जी, बस एक सप्ताह में मैं खुद रिया को आपके पास सही सलामत छोड़ने आऊंगा। आप उसे जाने दीजिए। मेरी बेटी भी रिया जितनी ही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जाओ रिया बेटी, लेकिन अपना ख्याल रखना और अकेले कहीं नहीं जाना। सुबह से चलते चलते रिया और उसके मामा जब जंगल के रास्ते पहुंचे तो रिया बोली, मामा, यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं। मुझे पानी पीना है और भूख भी लगी है। ठीक है बेटी, तेरी माँ ने मुझे ये फल दिए हैं, यहाँ बैठकर खा लेते हैं। दोनों वहीं बैठकर फल खाने लगे। तभी अचानक उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। मामा, जैसे कोई मुझे पुकार रहा है, लेकिन इस जंगल में मुझे कौन पहचानेगा। उसी समय गौरी गाय रास्ता भटक कर वहां आ पहुंची। रिया ने तुरंत पहचान लिया। आप गौरी मैया हो ना? पिताजी आपको बहुत याद करते हैं। आपको देखकर वो बहुत खुश होंगे। चलो, मैं आपको उनके पास लेकर चलती हूँ। फिर रिया और उसके मामा गौरी गाय को लेकर वापस घर लौट आए। बेटी रिया, तुम लोग वापस क्यों आ गए? पिताजी, देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। फिर गौरी गाय ने ध्रुव को सारी बात बताई और कहा कि सिया जिंदा है और वह अब राजकुमारी बन गई है। क्या तुम सच कह रही हो गौरी? मेरी सिया राजकुमारी बन गई है? क्या तुम मुझे मेरी सिया से मिलाओगी? हाँ, मैं आप सबको लेने ही आई हूँ। सुनो प्रभा,
हमारी सिया जिंदा है। बेटी रिया, तुम्हारी जुड़वा बहन सिया जिंदा है। देखो प्रभा, तुम बेटियों को कोसती थीं। आज देखो, वही राजकुमारी बन गई है। उसने हमारे भाग्य खोल दिए। प्रभा की आंखों में आंसू आ गए। आप सही कह रहे थे। मेरी सोच गलत थी। हमें लड़की और लड़के में भेदभाव नहीं करना चाहिए। रिया बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया। क्या पिताजी सच में मेरी जुड़वा बहन है? अब समझ आया कि आप मुझे देखकर क्यों उदास हो जाते थे। आप सिया को याद करते थे। पिताजी, मुझे भी अपनी बहन से मिलना है। आप मुझे भी साथ ले चलिए। हाँ, जरूर, हम सब साथ चलेंगे। अपनी सिया से मिलने चलो। गौरी, हमें हमारी बेटी सिया के पास ले चलो। उधर सिया काफी देर तक गौरी मैया को ढूंढती रही। अरे गौरी मैया कहाँ चली गई? रात होने वाली है। शायद वह राजमहल लौट गई होंगी। मैं जाकर देखती हूँ। सिया राजमहल पहुंची, लेकिन गौरी मैया वहां नहीं थी। उसने सिपाहियों को उन्हें ढूंढने का आदेश दिया। इधर गौरी गाय, ध्रुव, प्रभा और रिया को लेकर महाराज धर्मराज और सिया से मिलाने निकल पड़ी। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए वे थोड़ी देर आराम करने रुके। रिया गौरी गाय के पास ही सो गई। तब वहां वही भयानक राक्षस आ पहुंचा, जो बचपन में रिया को उठाने आया था। यह तो वही गाय है जिसने मुझे परसों पहले मारकर भगाया था, और ये लड़की भी वही होगी जो समय मेरा शिकार होते बच गई थी। यही सही मौका है बदला लेने का। राक्षस रिया को देखकर उस पर मोहित हो गया और बोला, यह कन्या बहुत सुंदर है। मैं उससे शादी कर लूंगा। मैं उसे चुपचाप उठा के ले जाता हूं। ऐसा कहकर वो राक्षस चुपचाप रिया को वहां से उठाकर ले जाता है। थोड़े दूर जाने के बाद रिया की आंख खुली तो राक्षस को देखकर बहुत डर जाती है और जोरों से बचाव बचाव चिल्लाने लगती है। तभी एक राजकुमार वहां से जा रहा था। उसने रिया की आवाज सुनी और वह वहां आ पहुंचा। बचाओ, मेरी मदद करो। अरे यह तो राजकुमारी सिया है, लेकिन राजकुमारी ऐसे कपड़ों में यहाँ क्या कर रही है? छोड़ दो इस लड़की को, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे क्या मारेगा? अच्छा होगा अगर तुम यहां से चले जाओ। मैं इस कन्या से शादी करना चाहता हूं और मैं किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार और राक्षस के बीच भयानक युद्ध होता है। वह राक्षस राजकुमार को मारने जा रहा था तो पीछे से अचानक एक आया और राक्षस को वहीं पर ढेर कर दिया। राजकुमार ने देखा, राजकुमारी सिया ने उसकी जान बचाई। उसका सर जैसे चकरा रहा था। थोड़ी देर रिया तो थोड़ी देर सिया के सामने स्तंभ होकर देख रही थी। सिया और रिया की नजर एक दूसरे पर पड़ी और वो दोनों भी एक दूसरे को देखते ही रह गए। मेरी बहन सिया, आज तुम्हें देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं उसे बयां नहीं कर सकती। मुझे गौरी मैया ने सब बताया। यह तुम क्या कह रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी भी जुड़वा बहन है। इतनी देर में ध्रुव, प्रभा और गौरी गाय रिया को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। रिया, तुम ठीक हो ना मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ, और ये देखो हमारी सिया ने दुष्ट राक्षस को मार दिया। सिया बेटी, मेरी बच्ची, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि तुम सही सलामत हो। लेकिन मेरे माता पिता ने कभी भी मुझे यह बात नहीं बताई। सिया बेटा, चलो हम सब राजमहल चलते हैं और वहीं पर सारी बात करते हैं। फिर वह सभी लोग राजमहल जाते हैं। राजमहल में सिया और रिया एक साथ आगे चलते हैं तो सब लोग इन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। देखो, यह राजकुमारी सिया के साथ उनकी हमशक्ल कौन है, और यह सब लोग कौन हैं? मुझे भी यह सब सपने जैसा लग रहा है। राजकुमारी सिया ने सिपाही को इशारे से सबको अंदर आने देने के लिए बोला। जैसे ही सब लोग महाराज के दरबार में पहुंचते हैं, सब लोग सिया और रिया को देखकर हैरान हो जाते हैं। बेटी सिया, यह तुम्हारे साथ कौन है?
ये रिया है, मेरी जुड़वा बहन, और ये हमारे माता पिता है। महाराज और महारानी पहले तो ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि वह कहीं सिया को वापस ना ले जाए। मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आपसे माफी भी मांगता हूं। हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब आप नहीं मिले तब सिया को हमारी बेटी बनाकर हमारे साथ रखा। आप गौरी मैया से पूछ सकते हैं। महाराज, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। भला मैं आप पर शक कैसे कर सकता हूं? आपने तो इतना बड़ा कार्य किया है। मुझे गौरी ने सब बताया। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं इतना कम है। पिताजी, मैं आपसे नाराज हूँ। आपने कभी मुझे यह सब बातें नहीं बताई। बेटा, मैं तुम्हें सब बताने वाला था, लेकिन गौरी मैया ने कहा कि जब सही वक्त आएगा तब हम तुम्हें सब बता देंगे। हम आपसे सिया वापस लेने नहीं आए हैं। हम तो बस हमारी खोई हुई बेटी को देखने और मिलने आए हैं। मुझे पता है एक बेटी से बिछड़ने का दुख क्या होता है, और मैं आपको यह दुख नहीं देना चाहता। बाबूजी, आप कितने अच्छे हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप दोनों जैसे पिता मिले जो अपनी बेटी को इतना प्यार करते हैं। पिताजी, क्या हम इन सबको अपने महल में रहने दें तो कितना अच्छा होगा। मुझे मेरी बहन और माता पिता से अलग भी नहीं होना पड़ेगा, और आपको भी दूसरी बेटी मिल जाएगी। आज मैं पूरे राज्य में यह घोषणा करता हूं कि अब मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं, और दोनों बेटियों सिया और रिया का विवाह मैं धूमधाम से करूंगा। लेकिन महाराज, आप फिक्र ना करें। हम दोनों साथ बैठकर अपनी बेटियों का कन्यादान करेंगे। लेकिन मेरी रिया तो राजकुमारी नहीं है, तो उसके लिए योग्य युवक हमें ढूंढना पड़ेगा। बाबूजी, आप फिक्र ना करें। मेरा जुड़वा भाई आपकी रिया से शादी करेगा। ध्रुव, प्रभा और रिया को तो ये सब एक सपना जैसा लग रहा था। रिया, हम दोनों बचपन में एक दूसरे से बिछड़ गए। हमारा बचपन एक साथ नहीं गुजरा, लेकिन अब शादी एक घर में ही करेंगे। मैं और राजकुमार अयोन एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनके पिताजी ने कहा है कि जब तक उन्हें मेरी जैसी लड़की उनके दूसरे राजकुमार वीर नहीं मिल जाती, तब तक वह हमारा ब्याह नहीं करेंगे। महाराज वीरेंद्र को यह संदेश भेज दिया है और उन्हें अपने बेटे के साथ आने का न्योता दिया है। बेटे, तुम रिया को अपने कमरे में लेकर जाओ। महाराज विक्रम ने अपने सेवक को ध्रुव और प्रभा के लिए महल में रहने का खास प्रबंध करने के लिए बोला। दूसरे दिन जब महाराज वीरेंद्र, राजकुमार अयोन और राजकुमार वीर को लेकर दरबार में पहुंचे, तो महाराज विक्रम ने सिया और रिया को दरबार में बुलाया। महाराज वीरेंद्र और सब दरबारी सिया और रिया को एक जैसे कपड़े में देखकर दंग रह गए। कोई उन्हें पहचान नहीं सका कि कौन रिया है और कौन सिया। अरे, अब तो मैं भी पहचान नहीं सकता। मेरी दोनों बेटियों को भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी पत्नी कौन और भाभी कौन है? यह सुनकर दरबार में सभी जोरों से हंसने लगे।